अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, पंजाब फिर सियासत का मरकज है। वहां पर जो है ऑपोजिशन वो भी कह रही है कि अब यहां पर हम एक तहरीक चलाने के लिए पर तोल रहे हैं। कितनी सिंसेरिटी है, कितनी सच्चाई है, पंजाब में गवर्नेंस के मामलात क्या है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर भी बात होगी। इसके बाद बात होगी एहतजाज या सिर्फ बात ही करेगी नून लीग की पॉलिसी क्या है। हमारे साथ नून लीग की क़यादत भी होगी, उनसे पूछेंगे जी कि आखिर लाएअमल है क्या इस वक्त सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई स्ट्रीट एजिटेशन का उनका प्रोग्राम है, और असल क़यादत नून लीग की इस वक्त कौन कर रहा है, कहां से नई पॉलिसी जो है वो तश्कील दी जा रही है और सामने आ रही है। आखिर में बात होगी कि 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर ARY न्यूज की ये नई कैंपेन है, ये नया स्लोगन है। पोलियो कैंपेन पाकिस्तान में दोबारा रिस्टोर हो रही है और ये जो तातुल आया था इससे जो एक धचका लगा इस पूरी कैंपेन को, उसको रिकवर भी करना है। प्रोग्राम के आखिरी से भी इस पर बात होगी। आगाज करते हैं हम। हमारे चौधरी फवाद हुसैन साहब है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी वजारत से मुतालिक इसलिए बात करूंगी क्योंकि हमें बड़ी मुतहर्रक दिखाई देती है और वहां पे नजर आ रहा है कि जी कुछ हरकत है, कोई जुम्बिश है। ये मैं देख रही थी आपकी इश्यूज तो जो 2 बड़े सिर्फ पाकिस्तान के सामने, एक तो कोविड है और दूसरा अगर हम बात करें ज़रूरी मुल्क के टिड्डी दल का प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल है कोविड से शुरू करते हैं। ये वेंटिलेटर्स जो आपने कहा था कि 12 के करीब मेरे पास जो इतला थी वो मैन्युफैक्चर हुए हैं इनिशियल फेज में। सो इसके बाद अभी कहाँ खड़ा है ये प्रोजेक्ट और ये कहाँ वेंटिलेटर यूज हो रहे हैं, ये फीडबैक कैसे आया है, कोई इसके अंदर और इश्यूज डिस्क्रिपेंसीज जो आप लोग अभी सॉर्ट आउट करने हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ओरिजिनली हमें जब शुरू में जो अगर वेंटिलेटर्स की आप बात करें, पहली बात तो यह है कि 26 फरवरी को जब पहला कोविड केस पाकिस्तान में आया था, उस वक्त हम तो कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे, चाहे वो हमारे मास्क हो, चाहे शील्ड्स हो, चाहे गॉगल्स हो। तो हमने तो वहां से शुरू किया था। सैनिटाइजर भी आपको याद होगा 5-6 मार्च को तो हमारे यहाँ सैनिटाइजर ही शॉर्ट हो गए थे। ये सारी चीजें अब पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ हम बनाते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। सैनिटाइजर बहुत बड़ी तादाद में हम इस वक्त जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो जो वेंटिलेटर का भी जो मामला था यह था कि हमने ओरिजिनली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो थी उसको हमने ये एक फोकल पॉइंट बनाया था, जिसके पास डिजाइन आए थे। 57 डिजाइन उनके पास आए, 11 डिजाइन शॉर्टलिस्ट हुए और फिर 4 डिजाइन जो है वो फाइनल गए अप्रूवल के लिए। उनमें से ये एक डिजाइन जो NRTC की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो बन रहा है, ये बुनियादी तौर के ऊपर टर्किश जो था ये वहां से ये डिजाइन था और पाकिस्तान में फिर इसकी अब मेड इन पाकिस्तान जो है इसको इंडिजनाइज हुआ। अच्छा। उसके बाद अब 2 और कंपनियां हैं जिनके डिजाइन ड्राफ्ट में फाइनल स्टेज के ऊपर है। उनमें से एक, ये दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं। पहले जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन का इदारा ये बना रहा है, अब 2 प्राइवेट और बनाएंगी। तो जो कैपेसिटी की बात है तो ये जो है अबाउट 250 के करीब अब वेंटिलेटर जो है ये पर मंथ ये जो है ये बना रहे हैं। अच्छा। और फिलहाल उन्होंने तकरीबन जो 27 वेंटिलेटर्स हैं ये हॉस्पिटल्स में उन्होंने जो है वो दे दिए हैं। बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी जगहों के ऊपर जो है जरूरत वो भी जा रही है। इस वक्त हमें जो 2 कंपनियां और जब इसकी प्रोडक्शन शुरू कर देंगी तो इस वक्त हमारे पास इराक से क्वेरी है, किर्गिस्तान से क्वेरी है। अच्छा। और मुल्क हैं जहाँ से हमारे पास वेंटिलेटर्स की क्वेरीज हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले चंद महीनों में हम वेंटिलेटर्स की एक्सपोर्ट भी शुरू करें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन मुझे ये कि जो पाकिस्तान के अंदर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका फीडबैक कैसा है? बिकॉज ओवरऑल तसल्ली बख्श अभी तक आपको वहां से जो है मिल रहा है रद्द अमल जहां जहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है? हम इसको बहुत अच्छा। ये जो भी इसकी पहली बात तो आप ये देखिए कि जो स्टैंडर्ड्स है ना पाकिस्तान, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं। हमको ये नहीं है कि हमारे स्टैंडर्ड्स को दुनिया में बाकी जगहों से लो है। ये तमाम जो वेंटिलेटर्स बना है और जो आगे भी बन रहे हैं ये तमाम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ आप देखिए इसका फायदा असल ये है कि हमारे पाकिस्तान में हम $2.1 बिलियन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आलात जो है, जो मेडिकल इंजीनियरिंग के आलात हैं, ये हम इम्पोर्ट करते हैं और $1 बिलियन की फिर हमारे सर्विस एग्रीमेंट्स हैं जो हम करते हैं। तो ये तकरीबन $3 बिलियन से ज्यादा और आपको पता है तकरीबन इतना ही हमारा एक मालियाती पैकेज था जो हमें मिला था। सो ये अब जो अगला मरहला है, फॉर एग्जांपल जो नस्ट ने पिछले बहुत वो अरसे से इसके ऊपर काम कर रहे थे और बहुत ही जबरदस्त काम किया है नस्ट ने। उनकी जो इंतजामिया है उन्होंने अपने स्टंट्स जो हैं वो ना सिर्फ उनको लाइसेंस मिल गया है बल्कि अगली इंशाल्लाह अगस्त में वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। तो जो इसका मतलब क्या है कि जो स्टंट्स जो हैं जो 2.5 से 3 लाख रुपए का मिलता है, जो डिसॉल्वेबल स्टंट है
उसकी कीमत 80,000 रुपये, तकरीबन 80 से 85,000 रुपये में हो जाएगी, और जो नॉन डिजॉल्वेबल है उसकी कीमत 18 से 20,000 रुपये हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो हार्ट का हमारा खर्चा है वो कितना ज्यादा कम हो जाएगा इंशाल्लाह। खर्चा तो कम होगा, अच्छी बात है। इसकी जरा क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसको, उस पर बड़ा तगड़ी नजर आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो कोविड से मुतालिक बड़े हौसला अफजा। अच्छा, सिर्फ एक लम्हा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 2 दफा क्वालिटी की बात की है, और जाहिर है कि एक लगता है कि पाकिस्तान ने बना लिया है तो कैसे क्वालिटी इंश्योर करें। नहीं जी, हम पाकिस्तान की बात करें जनरली। सिर्फ मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ना इसके स्टैंडर्डाइजेशन है, और दुनिया अलाउ ही नहीं होता उस वक्त तक जब तक आप इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबल हैं WHO को या मुख्तलिफ इदारों को, WTO है या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं या FD है, उस वक्त तक आप बना ही नहीं उसको सकते। ठीक है। तो ये जो तमाम मशीनें पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई विद करती हैं और उसी के मुताबिक बन। चलें, ग्रेट, अच्छी बात है। ये जो कोविड है इससे मुतालिक हौसला अफजा हमारे पास ट्रेंड सामने आए हैं, जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया है, इवेंचुअली उसके बाद लग रहा है कि अभी हम थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं कुशन मिला है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सो अभी ईद आ रही है, ईद पे एहतियात करनी होगी। ट्रेजेक्ट्री आप लोग क्या देख रहे हैं? बिकॉज ये जो तमाम चीजें आप बना रहे हैं इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान में आगे आने वाले 3-4 महीनों में कितनी जरूरत है, कितनी खपत है, दुनिया में किस तरफ ये जा रही है। सो आप लोग समझे कि कंफर्टेबली किसी पॉइंट पे आप ये अपनी जो खुद मैच कर पाएंगे जो जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को अगले 3-4 महीने में? देखिए, अगर आपको याद होगा तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये जो हमने जो डाटा जारी किया था, हमने उसमें यही कहा था कि जो जून है वो पाकिस्तान में पीक होगा कोरोना का। तो अभी मुझे ये भी इत्मीनान है कि जो प्रोडिक्शन ये जो हमारी जो स्पेशल कमेटी थी जो हमने जो डॉक्टर तारिक रहमान साहब के साथ बनाई है, जिसमें सारे पाकिस्तान के नामवर वायरोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो इसका मैपिंग की थी वो दुरुस्त साबित हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह जून ही के बाद पाकिस्तान में मुसलसल हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन है कोरोना का। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन हर चीज़ जो है वो ना सिर्फ ये कि हम पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो हमारा जो N95 मास्क था उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर अभी तक पाबंदी है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते हम उससे भी वो पाबंदी बैन जो है वो हटा देंगे। क्योंकि N95 मास्क भी अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बनना शुरू हो गया और हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा उसके ऊपर भी अब बैन की कोई तुक नहीं बनती। तो हमारी कैपेसिटी तो एक्सपोर्ट की इस वक्त कैपेसिटी है, पाकिस्तान के अंदर जरूरतों का कोई प्रॉब्लम। दिस इज ग्रेट। अब आप मुझे बता रहे हैं ना, आपने मुझे बताया फरवरी से लेके अभी तक कितने मनाजिल, कितने तरीके जो है सीढ़ियां आपने आपकी वजारत जो है उसने तय की हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं बात सुन रही थी, वो कह रहे थे कि निज़ाम जो है वो काम नहीं करने देता, एक बड़ा सुर्ख फीता है, इसलिए हम अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रहे। मुझे तो अब बाकी पता चला ये सुर्ख फीता, ये रुकावटें, मतलब प्रॉब्लम है कि अगर करना चाहे तो फिर हो ही जाते हैं ना, काम कर ही रहे हैं आप, तो ये सुर्ख फीते के आपको तो नहीं रोकते बीच में? जो प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद बहुत ज्यादा उनके बाकी जो लोग हैं वो कहते होंगे, तभी उन्होंने ये बात कही। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बात 100% ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं बड़ा मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही हमारा लें तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हमारा जो ग्रेड 22 में जो सेक्रेटरी साहिबान आमतौर के ऊपर आके लगते हैं, जो सीनियर सेक्रेटरी साहिबान हैं, वो 8 महीने या 10 महीने या 12 महीने उनके रिटायरमेंट को रह गए होते हैं। अच्छा। वो या उनके सबसे छोटे बच्चे की शादी हो रही होती है, या वो अपना घर मुकम्मल कर रहे होते हैं, ना वो अपने PC1 बनाने में उनको इंटरेस्ट होता है कि वो कहते हैं कि हम बनाएंगे जब तक अप्रूवल होगा, हमने कौन सा यहाँ पे होना है। तो एक जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हमारा वो बहुत हमारे प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, फॉर एग्जांपल, अब मेरी मिनिस्ट्री का अगर आपने, मेरे 14 मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं, 3 यूनिवर्सिटीज हैं। अब जो अभी जाकर के कुछ साल लगा मुझे ये कन्विंस करने में कि सिर्फ 2 ऑफिसेज का मुझे MP1 की इजाजत मिली कि मैं कर सकूं। बाकी जो है वो ये है कि मिनिमम एज 50 साल है और 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है। अब आप मुझे बताइए कि जो साइंटिस्ट है, जिसने PhD किया हुआ है, जिसका एक्सपीरियंस है इतना कि वो 50 साल का है, वो 1.5 लाख रुपए पे कौन आएगा? तो जब तक ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ठीक ना करें इनके, ये तो खैर। लेकिन फवाद साहब, आप ठीक है, ये बात पहले मैं अग्री करती हूँ कि रुकावटें भी होती है, लेकिन करवाने वाले लोग काम करा ही लेते हैं। जहां जिसने डिलीवर कराना हो, अब शहबाज शरीफ साहब की ब्यूरोक्रेसी थी, परवेज इलाही साहब आए बतौर CM, उन्होंने उनसे काम चला लिया डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स। तो ये कोई करवाने वाले के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। वो तो खैर आपकी बात में जो है उसमें ठीक है, वो लॉजिक है, वो खैर जो चीज, अगर आप सूबों के बात करें स्ट्रक्चर्स की, फ्रेंकली
यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर और जो चीफ सेक्रेटरी है वो बहुत पावरफुल है। उनको तो खैर पावर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, और एक्चुअली उनके पास एक्सेस पावर है सूबों में। हाँ। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब में आपको याद होगा गालिबन कराची में कहा था कि चीफ मिनिस्टर के पास तो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर है और डिक्टेटोरियल पावर्स है, व्हिच इज ऑन पेपर ट्रू। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि चीफ मिनिस्टर्स के पास तो बहुत पावर। तो फिर ये पंजाब का प्रॉब्लम क्या है? मैं आज आपको सुनवाना चाहती हूँ। आज दोबारा वजीर आजम साहब जो थे उन्होंने जो मुलाकातें की हैं, फिर उसकी मुलाकात की, पंजाब के अंदर जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आई। आज फिर डायनामिक वजीर आला कह दिया उन्होंने बुज़दार साहब को। उससे पहले तो वो जो कहते रहे आई नो, लेकिन मैं आज का सुनवाना चाहती हूँ जो डायनामिक पर्सनैलिटी है उससे मुतालिक क्या कहा है खान साहब ने। उस्मान, जो भी आपके मसले मसाइल होंगे फेडरल गवर्नमेंट से, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपके पास एक बड़ा डायनामिक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बैठा हुआ है। हमाद को आपने बताना और वो उसका काम होगा कि आपके सारे मसले हल करे। लेकिन आज मैं ये भी देख रही थी कि पंजाब के कुछ एमएनए से भी मुलाकात की, कुछ शिकायत की कि मिलते नहीं हैं, एमपीए से तो मुलाकातें करते हैं तो तरक्याती कामों के मसाइल हल नहीं होते हैं। ये आपको भी फेस करना पड़ा किसी पॉइंट पे? देखिए, मैं तो फ्रेंकली 1 साल से मैंने जो है कई दफा सीएम साहब से मुलाकात की कोशिश की है, मेरी मुलाकात तो नहीं हो सकती। अच्छा, वजूहात क्योंकि वो एमपीएस से, और बल्कि एक्चुअली वो पीएमएलएन कैंप के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, कोई 2-3 दफा कर चुके हैं, तो वो अपने एमपीएस एमएनएस से नहीं कर रहे उस तरह से मुलाकातें। ये तो देखिए चीफ मिनिस्टर बिजी भी बड़ा होता है, जाहिर है। हम फेडरल मिनिस्टर वगैरह तो ज्यादा इतने बिजी नहीं होते, चीफ मिनिस्टर बिजी होता है सर। लेकिन पीएमएलएन के एमपीएस के लिए वो 3-4 दफा वक्त निकाल लेते हैं, अपनी पार्टी के लोगों के लिए वक्त नहीं निकालते, तो ये प्रायोरिटीज का प्रॉब्लम है क्या? ये तो आप चीफ मिनिस्टर साहब को कभी इंटरव्यू करेंगी और उनसे पूछेंगी तो फिर ही वो बता सकेंगे, जाहिर है उनके बिहाफ पे, मैं तो नहीं बता सकता। हम उम्मीद करते हैं वो इंटरव्यू दें जी, वो इंटरव्यू देते नहीं है लोगों को। लेकिन बहरहाल आपका पंजाब का प्रॉब्लम है। आज मैं देख रही थी पीएमएलएन ने भी खास तौर पे अब उन्होंने बड़ी पंजाब सेंट्रिक अपनी पॉलिसी बना ली, बिकॉज उनको लगता है कि शायद वहां पर आपका वीक लिंक है। एहसन इकबाल साहब ने जो बात कही है आप सुन ले, फिर आगे बढ़ूंगी। पंजाब जो इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं है। इसको पुअर गवर्नेंस भी नहीं कह सकते, इसको डिजास्टर गवर्नेंस कहेंगे। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। जी, ये पंजाब के आपके जो वजीर आला के हवाले से ना बार बार एक तो हर 6 महीने बाद खबर चल पड़ती है कि शायद वो जाने वाले हैं, फिर खान साहब को कहना पड़ता है नहीं। आज भी उन्होंने कहा नहीं वो काम कर रहे हैं, बड़े उनको मेरी बैकिंग है। ये अब ऑपोजिशन इज टैपिंग इनटू दिस कि उनको लगता है कि ये आपका वीक लिंक है इस वक्त गवर्नेंस के हवाले से। देखिए, बात यह है कि इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं, उन्होंने 17 ट्रिलियन रुपया एक आदमी ने पंजाब में खर्च किया। तो सवाल ये है कि वो जब शहबाज शरीफ की हुकूमत को क्या कामयाब हुकूमत कहेंगे? क्या जिस तरीके से जो एक डिस्पैरिटी है स्पेंडिंग की शहबाज शरीफ साहब के दौर में, वो डिस्पैरिटी को हम जायज कह सकते हैं? आंसर इज नो। इसी तरह जो प्रॉब्लम है इस वक्त जो सूबों में, और फेडरल काबीना 2 दफा ये बात कर चुकी है कि आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सूबे जो है वो नहीं कर रहे। आर्टिकल 148 की रिक्वायरमेंट है कि आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करेंगे, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्या है? वो ये है कि जो सूबों को पैसा मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट्स में एक फॉर्मूले के तहत जो है वो पैसा तकसीम किया जाएगा। अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो शहबाज शरीफ की प्रैक्टिसेस थी, जो कायम अली शाह और मुराद अली शाह साहब की प्रैक्टिसेस है, यही प्रैक्टिसेस बाकी सूबों में भी चल रही हैं और उसी तरह चल रही हैं। सो जब तक आप प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं, जब तक वो अकाउंटेबल नहीं होती और जब तक वो एक निज़ाम में नहीं आती, स्पेशली रिसोर्सेज के हवाले से, ये मसाइल हल नहीं हो। तो ये अकाउंटेबल किसके सामने होंगी? फ्रैंकली इस वक्त तो बज़ाहिर आपकी पंजाब हुकूमत जो है उसको खान साहब भी देख रहे हैं ना। अभी मैं देख रही थी गंदम के बहरान के ऊपर खान साहब खुद स्टेप्ड इन, उन्होंने कहा कुछ डिसीजंस लेकर के ताकि भाई ये ऐसा नहीं होगा। तो ये तो बराह रास्त या जिसे मैं इनडायरेक्टली कह लें, खान साहब नहीं देख रहे पंजाब के मामलात साथ साथ बड़े क्लोजली। देखिए वो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, और जाहिर है कि उनका एक लिवे है उनका उन गवर्नमेंट्स के ऊपर जो कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट्स हैं, वो डायरेक्शन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से भी जो है वो जारी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की भी ये जिम्मेदारी है कि आर्टिकल 140A के ऊपर अमल दरामद कराए। अगर फेडरल गवर्नमेंट का मैंने तो कैबिनेट में भी ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा बड़ा वाज़ेह है
कि आप NFC अवार्ड को आर्टिकल 140 की इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़े। आप देखिए ना कराची के साथ क्या हो रहा है कि वहां पर जो पैसा वहां पे जा रहा है सिंध में, कराची को तो उसका हक नहीं मिल रहा है। इसी तरह से हमारे जो इस वक्त पिंडी में हमारी PTI ने स्वीप किया है, लेकिन लोएस्ट पर कैपिटा जो एक्सपेंस है वो इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन का है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फेडरेशन है या कोई भी जो मुल्क जब आप होते हैं तो तमाम सिटीजन्स का पहला फंडामेंटल राइट ये है कि उनको ये लगना चाहिए कि जो मुल्क के रिसोर्सेज हैं उनमें उनके साथ डंडी नहीं मारी जा रही। अच्छा। उनका हक जो है वो उनको मिल रहा है। और ये इम्पोर्टेंट है कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो सिटीजन्स हैं, वो अपने आप को रिसोर्सेज में मुकम्मल हकदार खुद को फील। लेकिन अभी कह रहे हैं ना जैसे आप चाहते हैं कि आला अदालत जो है वो इम्प्लीमेंट करवा। सर ये अगर आप ये जो सियासी फैसले हैं, ये स्ट्रक्चरल फैसले हैं, ये गवर्नेंस के फैसले हैं, ये तो खुद करने चाहिए ना। हम क्यों चाहेंगे कि कोई और जो है इन फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाए। आप कैबिनेट में जाते हैं, आपके साथ और बहुत सारे लोग बात करते होंगे, तो ये तो खुद पॉलिटिकल क्लास को इनिशिएटिव लेना है ना। नहीं मानिए ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना वो इशू है। अच्छा। और फेडरेशन में और प्रोविंसेस में अगर फेडरेशन जो है, अब तो कैबिनेट ने तो देखें ऑफिशियली कह दिया, और उसके बाद भी अगर सूबे अमल नहीं कराते तो इस आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कर सकती है। लेकिन मैं आपकी इस बात से यकीनन एग्री करता हूँ कि जहां पर मामला खुद ठीक हो सकते हो, वहां पर अदालतों को हमें कहना पड़ता है कि आप आए और आप इस मसले को हल करें। इलेक्शन कमीशन का मसला था, हमें खुद हल करना चाहिए था। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आपको कितना मौका दिया, बार बार उन्होंने केसेस भेजे कि आप खुद इसको डिसाइड करें। और यही मेरा ख्याल है इस वक्त तक जुडिशरी ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी किया है। और आई मस्ट से कि जितना इस जुडिशरी ने, और जब कहा भी जा रहा था कि ये बड़ी जुडिशरी जो है वो बहुत ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर जाएगी, आई मस्ट से कि इस जुडिशरी ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और अब तक जुडिशरी का बहुत ताउन जो है वो हुकूमत को हासिल रहा। आखिरी चंद सवाल आती है, जो नई मुस्लिम लीग, कोई मुत्तहिदा मुस्लिम लीग, कोई पता नहीं कौन सी मुस्लिम लीग, ये इसकी जो एक लहर सी रॉ सी या चल रही है या जबरदस्ती चलाई जा रही है या खाली एक जो है ना मार्केट में एक फीलर फेंका ये देखने के लिए, ये क्या मतलब, इसमें मुझे बताइए ना कि कोई जान है, कोई हकीकत है, कोई गुंजाइश है पंजाब में इस वक्त? देखिए नहीं, पॉलिटिकल वैक्यूम तो है, अपोजिशन में भी वैक्यूम है। और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे यहाँ लीडरशिप जो है वो पार्टी से बड़ी होती है। चाहे वो आप PMLN में देखें तो नवाज शरीफ जो थे वो असल पार्टी से बड़े थे। इसी तरह से अगर आप पीपल्स पार्टी में देखें, बिलावल साहब तो शायद दूसरा नहीं, लेकिन बेनजीर भुट्टो शहीद जो थी वो यकीनी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी से बड़ी थी। इसी तरीके से जो PTI में भी इमरान खान ही PTI हैं, वो आज अपनी पार्टी का नाम बदल के इमरान खान की पार्टी रख लेंगे, वो वोट देगी। सो जहाँ पे लीडर बड़ा होता है वहां पर फिर जब वो एक तब्दीली होती है, जैसे मुस्लिम लीग की आप बात कर रही हैं, वहां पे इस वक्त क्या है कि नवाज शरीफ जो है वो सियासत में इस वक्त फाल नहीं, उनका आने का भी कोई जो है वो फाल होने का भी नहीं लग रहा। लिहाजा मुस्लिम लीग के अंदर एक टसल है कि कौन लीडरशिप उसको रिप्लेस करेगा। और जब तक उनका लीडर का तयन नहीं हो जाता, तय नहीं हो जाता। लेकिन फवाद साहब ये उससे बड़ी बात है, ये बात है कि उधर से भी कुछ बंदे, कुछ इस जमात से बंदे, कुछ आपकी जमात से बंदे जो मिल मिलाकर ये खाली मुस्लिम लीग नून की बात नहीं हो रही। ये जो कहते हैं ना जैसे भानमती का कुंभा पहले बनाया जाता रहा है, शायद वही जोड़ने की बात हो रही है। ये स्पेसिफिकली है। लेकिन जब वैक्यूम होता है, जब खला होता है, तो तब तो इस तरह की चीजें जो है वो जाहिर है कि हो सकती हैं और हो जाती हैं। और जो इस वक्त अगर मुस्लिम लीग को आपका जो थीसिस जो मुझे समझ आया वो ये है कि आप कह रही है कि तमाम जो मुस्लिम लीगें हैं, यानी काफ है या नून है या बाकी हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। तो यकीनी तौर के ऊपर हो सकती है ये एक अपोजिशन की एक मूव हो सकती है, व्हाई नॉट। अच्छा, ये अभी जो है थोड़ी देर पहले वेबसाइट पे हमने देखा कुछ असासे और कुछ नेशनैलिटीज डिक्लेयर हुई हैं। वजीर आजम साहब ने कहा था ये कि करें, अच्छी बात है। आपके जितने सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, नेशनल एडवाइजर्स, वो दे हैव कम क्लीन विद इट। अच्छा, उसमें से मेरे पास जो मैं देख रही थी कोई 15 में से 7 जो हैं उनकी डुअल नेशनैलिटी है। ये मतलब अगर सोचें आप हुकूमत में ना होते, आप अपोजिशन में होते और चले पीपल्स पार्टी या PMLN में से कोई हुकूमत में होता और उनके 7 एडवाइजर्स की दोहरी शहरियत निकल आती, क्या रद्द अमल होता सर आप लोगों का? देखिए ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। अभी आप देखते हैं कि क्योंकि
MNAs के ऊपर तो वाजे है कि या पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तो वाजे है आर्टिकल 62 के तहत वो डुअल नेशनल जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन SAPM के ऊपर ये जो शर्त है और एडवाइजर्स के ऊपर जो शर्त है ये शर्त जो है वो नहीं है। अब थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा। एडवाइजर्स के लिए शर्त जो है वो SAPM के लिए तो वाज़ेह है कि ये शर्त जो है वो नहीं है। हाँ। लेकिन अगर SAPM जो है उनको वो शर्त नहीं है और वो कैबिनेट का हिस्सा है, कैबिनेट में बैठते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन है उसकी। ये एक ऑप्टिक्स कैसे है फवाद साहब, ये ऑप्टिक्स कैसे छोड़े, आप तो सियासी बंदे हैं ना, वो लीगल बात बाद में करेंगे। मुझे बताएं सियासी तौर पे कैसा लगेगा आपको, जैसे अगर आप ऑपोजिशन में हो, हुकूमती जमात में 7 एडवाइजर्स की दोहरी शहरियत और वो वजीर आजम के साथ कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हो, क्या बतौर ऑपोजिशन आप कहते हैं? फ्रैंकली जाती तौर पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरा तो सारा हल्का ही ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो मेरे ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पाकिस्तान से उनकी कोई वफादारी जो है वो कम है, इसके ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो मुझे पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बहुत पाकिस्तान के दर्द रखते हैं और उनका बड़ा, और मैं तो इसके भी हक में हूँ कि उनको इजाजत होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अलबत्ता डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, ये नहीं हो सकता कि आप कैबिनेट में बैठे हुए हों और लोगों को पता ना हो कि आप किसी और मुल्क के भी शहरी हैं। तो ये डिक्लेरेशन और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया ये बहुत जबरदस्त था और बड़ा जरूरी था, क्योंकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके फैसले जो कर रहे हैं वो इस मुल्क के साथ एक और मुल्क के भी शहरी हैं, सो दैट क्योंकि आप जब डिसीजन देते हैं तो फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स अपने जो है वो बहरहाल जो है वो जाहिर करने चाहिए। और अच्छी बात है कि सबने जो है वो कर दिया, अब इसका एनालिसिस होगा। आप जाहिर है क्योंकि अभी आए हैं तो आपको 1-2 दिन लगेंगे मीडिया को इसको करते हुए फिर इसमें बात। अच्छा, 6 माह की आपने कहा था कि 6 माह में परफॉर्म ना कर पाए तो बस तब्दीलियों का अमल शुरू हो जाएगा टाइप। इस इंटरव्यू को कोई 1.5 माह हो गया है आपके, तो अब क्या 4 माह रह गए हैं इस प्रोसेस को, या कुछ देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो अब शायद उसको थोड़ा और वक्त आप आगे दे देंगे? इस वक्त कहाँ खड़ी है आपकी वो 6 माह वाली थ्योरी? देखिए, मैंने वो पहले भी मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो 6 महीनों में जो इनिशिएटिव्स लेने हैं वो इनिशिएटिव्स ले लें, क्योंकि 6 महीने के बाद अगर आप शुरू करेंगे तो वो फिर इलेक्शन सर पे आ जाएगा, आप मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। सो तमाम इनिशिएटिव जो है वो 6 महीने में जो है वो आपको ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, काबीना में कोई तब्दीली मुस्तकबिल करीब में कोई है सुनगुन? देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, वो जिसको चाहेंगे रखेंगे बेशक, लेकिन कोई ऑडिट्स, कोई ब्रीफिंग्स, कोई आपसे फीडबैक्स लेना शुरू किए हैं, जायजा लेना शुरू किया वजारतों की परफॉर्मेंस का? इससे अंदाजा हो जाता है ना जनरली कि भाई कुछ होने वाला है। ये एक मंगवाया था उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक पूरा परफॉर्मा जरूर मंगवाया था तमाम मिनिस्टर्स से कि आपने अभी तक जो किया है या जो आपने मीटिंग्स की हैं, जो कुछ किया है उसका परफॉर्मा जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मंगवाया था। और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने मेरे ख्याल अपना कोई एनालिसिस डेफिनेटली उन्होंने तैयार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सियासी सवालात भी पूछे और इसके साथ वजारत की परफॉर्मेंस के हवाले से भी क्वेश्चंस हुए। PMLN की क्या स्ट्रैटेजी है? आज एक नया ऐलान कर दिया पंजाब बचाओ तहरीक, इसका खदोखाल क्या है उनके जहन में? ब्रेक के बाद फिर बात होगी। राना तनवीर साहब हमारे साथ होंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त क्या सोच रही है? मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स तो उनकी देखते हैं, लेकिन बज़ाहिर वो लगता है कि डिसजॉइंटेड हैं। इस तरह का इंप्रेशन आता है कि अभी कोई कोहेसिव पॉलिसी या कोई उनके सामने प्लान है नहीं। और ये तासुर क्यों उभर रहा है, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आज सुनवाना चाहती हूँ जो एहसन इकबाल साहब ने पंजाब बचाओ तहरीक की बात की है, वो किस ज़मन में बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। पंजाब जो इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं है। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। फोकस क्या है PMLN का? क्योंकि इससे पहले हमने जो -1 और इससे मुतालिक बातें सुनी तो हमें लगा जैसे ख्वाजा आसिफ, शायद खाकान अब्बासी और जो बाकी क़यादत है उनके जो जिसे कहते हैं ना आखिरी ऑब्जेक्टिव, वो कुछ मिलता जुलता नहीं है। अभी पिछले हफ्ते जो बयानात हुए मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। एक ही जमात, 3 लोग, 3 मुख्तलिफ बातें।
-1 सिर्फ इमरान खान के ज़हन में है। -1 न कभी होते हैं, न उनकी हकीकत होती है। पहले कहा चॉइस नहीं है, अब -1 आ गया है। माइनस PTI ही होता मुझे नजर आ रहा है। हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें। PTI अपना नया लीडर चुन ले। अगर कोई ये सोच रहा है कि इसके माइनस होने से कौमी यकजहती पैदा हो सकती है, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं है। किसी किस्म का जोड़ तोड़ का कोई सेटअप होगा, वो पाकिस्तान के बहरान को मजीद गहरा कर देगा। अगर कोई इंटरम सेटअप आना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए आए कि वो रिफॉर्म्स करे फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शन। पंजाब अब पाकिस्तान की तारीख में हमें पता है, जब रिफॉर्म्स के लिए कोई इंटरम सेटअप आता है तो फिर वो सिर्फ चंद माह के लिए नहीं आता, वो बड़े तवील अरसे के लिए आते हैं। क्योंकि रिफॉर्म्स एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी गुंजल है, इसको खोलते खोलते बड़ा तवील वक्त लग जाता है और वो हो भी नहीं पाती। हमारी सियासत, हमारी तारीख इसकी गवाह है। क्या एक नया इलेक्शन चाहती है? क्योंकि एक थ्योरी ये भी है जी कि APC में जब हम रजू करेंगे तो हम कहेंगे कि नए मैंडेट की बात करेंगे। राना सना साहब ने बात की। PMLN का एक सियासी जमात के तौर पे ये ख्याल है कि मौजूदा हालात का जो हल है वो फ्रेश मैंडेट या अवाम से रजू करने में है। बाकी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है उसमें हम कायल करने की कोशिश करेंगे तमाम पार्टीज को, और मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है ये ज्यादा लॉजिक है, दुरुस्त है, और इस पे बाकी जमातें भी जो है मुतफ़क़ हो जाएंगी। इससे पहले हमारे पास मौजूद थे मौजूदा वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास मौजूद है राना तनवीर साहब, मुस्लिम लीग नवाज के बड़े अहम रहनुमा है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी और साबिक वजीर बराह साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इत्तफाक है। बहुत शुक्रिया राना साहब। सर, ये मुझे बताइए, जो पंजाब बचाओ तहरीक है, जरा इसके क्या कद्दोखाल है? क्या ये एक सियासी स्टेटमेंट है? आपके पास कोई लाए अमल है? आपके पास कोई आगे गेम प्लान है? देखें मारिया, मैं एक बात आपको बताऊं कि जितने भी हमारे सीनियर रहनुमा हैं, हमारे कुलीग, उन्होंने जो जितने बयान दिए हैं उनके पीछे एक ही चीज कार फरमा है कि किसी तरीके से मौजूदा जो सेटअप है उससे जान छुड़ाई जाए। ठीक है। सेटअप जो है वो पाकिस्तान को 2 साल का जो उसने हशर किया है वो आपके सामने है कि कोई एक भी शोबा नहीं है जिसमें आप कोई बेहतरी देखें, बल्कि तनाज़ुली ये सातक है कि मेरा हाल अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि मजीद हम उसमें कोई डैमेज मजीद कोई पाकिस्तान बर्दाश्त कर सके इन अदारों का मनसूब। तो ये मुख्तलिफ तजावीज़ जो आती हैं, -1 नहीं हो सकता, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा। ये कि रिफॉर्म वाली बात की एहसन साहब ने, वो क्योंकि बहुत बड़े वो रिफॉर्म्स के मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स का हक सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को है, जो इलेक्शन के जरिए आए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है, वो रिफॉर्म करे। हम अगर वो कहेंगे रिफॉर्म्स लाओ तो रिफॉर्म्स आपने कहा ये ऐसी गुंजल है, ये एंडलेस, ये तो सदी इसमें गुजर जाए वो नहीं रिफॉर्म आती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा मकसद है, मैं वाज़ा तौर पे कई दफा कह चुका हूँ, शायद इतनी ज्यादा नहीं अहमियत मिलती, हमारा जो टारगेट है कि एक फ्रेश एंड फ्री इलेक्शन कराए जाए, जो फ्रेश कराए जाए, जो फेयर एंड फ्री हो, और वो अवाम मैंडेट दे, वो आके अपने गवर्नमेंट जाए, चाहे वो PTI हो, चाहे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, और वो मैंडेट के साथ आगे जाए, अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करे, जो पॉलिसीज उसकी हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, गवर्नेंस की पॉलिसीज हैं, तो उसमें पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है। ये मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है, जो बातें होती हैं वो एक है कि अगर हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अगर कोई विद इन हाउस चेंज आती है, लेट्स टेक, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, PMLN विल नेवर बिकम द पार्ट ऑफ दैट सेटअप। ये मैं आप ऑरिकली कह रहा हूँ, ये नोट कर लें, ये मेरी बातें, ठीक है। हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ना उस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, ना प्राइम मिनिस्टरशिप लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन होता है तो उसको हम उस हक में जरूर हैं, ताकि इस क़यादत से जो पाकिस्तान के लिए तबाह कौन है, वो
उससे जान छूटे पाकिस्तान। चलिए सर, आपका ये नुक्ता आ गया, लेकिन ये जो इलेक्शंस की आपकी डिमांड है बिल्कुल क्लियर होगी ना, बिकॉज जब आपके हम बाकी लोगों की बात सुनते हैं ये सबका इस पे इत्तेफाक है जी, हुकूमत नहीं चल रही, आपका ये ख्याल है, लेकिन तरीकेकार के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। हमें लगता है कि चार मुख्तलिफ लोग चार मुख्तलिफ जबानें बोल रहे हैं, पार्टी के अंदर जो कैंप्स है उन्हीं की ये तासुर जाता है। तरीकेकार मारिया, तरीकेकार होता क्या कि गवर्नमेंट नहीं चल रही, वो सोच रही है मैं डिलीवर नहीं कर रही, लोग तंग हैं, वो उसकी पॉपुलैरिटी नहीं रही, 5 साल का लफ्ज तो लिखा है, लेकिन दुनिया के जितने भी सिस्टम है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, उनमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है कि अर्ली इलेक्शन कराए जा सकते हैं। ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है कि वो स्नैप पोल करा ले, अपने हक में कराए, या वो समझे कि नहीं ठीक मामला, नया मैंडेट आना चाहिए। दूसरा ये है कि वो रिजाइन करे कि मुझसे नहीं चल रहा, कोई अपनी पार्टी से कोई और बंदा बन जाए। तो ये तरीके, लेकिन हम चाहते हैं जो सेटअप वो आए, जो चेंज, जो इलेक्शन अगर नहीं हो सकते तो जो इलेक्शन वो विद एन हाउस चेंज जो आए, वो उसका वो सेटअप हेडिंग टुवर्ड्स न्यू इलेक्शन विद इन 1 ईयर। लेकिन सर इसके लिए आपको पीपल्स पार्टी जो है वो भी तो ऑन बोर्ड चाहिए ना, वो तो हुकूमत में है सिंध के अंदर, वो तो निजाम का हिस्सा है, सेटअप का हिस्सा है। पीएमएलएन अकेले कैसे ये कर लेगी? पीपल्स पार्टी से बातचीत है क्या, वो इस हक में है? देखिए ना, ये जरूरी नहीं है, पीपल्स पार्टी वैसे इस हक में है, लेकिन अगर जरूरी नहीं है, वो तो पहले उनकी प्रायोरिटी है कि विद इन हाउस चेंज है। अच्छा। ये वो करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर सारी जमातें इकट्ठी हो, एक पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है जिनकी जिंदगी मुश्किल हुई हुई है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, लोगों को चीखें नहीं कर रही हैं, कभी बिजली का बिल नहीं अदा हो रहा, कभी उनको खाना नहीं मिल रहा, कभी उनको रोजगार नहीं मिल रहा, किसी की नौकरी जा रही है। आपके सामने जो हालात हुए हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिकली डूब रहा है, दिन दिन माइनस में। तो राना साहब, इससे पहले 3 मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब आप लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो धरने कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, आप लोगों ने बकौल उनके उस वक्त उनके साथ ताउन ही नहीं किया और उनके साथ आप चले ही नहीं हैं। 3 दफा कोशिशें की है ना ऑन रिकॉर्ड उन्होंने। ये कंफ्यूजन मीडिया ने फैलाया हुआ है। देखिए, उन्होंने अपने तौर पे खुद ही इंडिविजुअली अकेले उन्होंने एक जलसे में डेरा इस्माइल खान जलसा किया और वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि मैं ये करने जा रहा हूँ। किसी से कोई बात नहीं हुई। अच्छा। जब उन्होंने ये प्रोग्राम बना लिया, अपनी एक्सरसाइज कर ली, 10-15 जलसे कर लिए, कोयटा शोटा सारी मोबिलाइजेशन कर ली, तो फिर हमारे साथ रब्ता किया कि मैंने ये किया है तो आप साथ दें। अच्छा। क्योंकि वो फैसला ही नहीं हुआ था। हम कहा क्योंकि आपने हमारे साथ फैसला नहीं किया। अच्छा। इसके बावजूद हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और फैसिलिटेशन इस हद तक होगी कि हम वहां पे डी चौक में नहीं जाना चाहते, ये हमने कहा। हम वहां पे सिट इन जो है वो नहीं करना चाहते, धरना नहीं देना चाहते फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप पाकिस्तान जब पंजाब में आएंगे, गवर्नमेंट उधर सिंध की है, अच्छा, वहां करना है, उन्होंने वापस किया। जब पंजाब दाखिल हुए तो रहीम यार खान से पूछे कि हमारे काफिले साथ मिलते गए, और मेरे हल्के में सुबह 10 बजे इन्होंने आना था, 10 बजे लोग हजारों की तादाद में, ये बात कर रहा हूँ मरीज की और ये सफरोजाला की, अच्छा, तो हजारों तादाद ये रात आए 9 बजे और वहां बैठे रहे, लोगों ने वहां देखें पकाई, खाने खाए। अच्छा। हाँ, फिर हमने आपके साथ चलेंगे, लेकिन आपके धरने में जलसे में शरीक होंगे, धरने में नहीं होंगे। सर वो क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि ये इस वक्त जो पॉलिसी है तो इसको कंफ्यूज किया। ठीक है, नहीं सर, वो हाफिज हुसैन अहमद साहब ने खुद मेरे सामने कहा कि ये बरादर यूसुफ वाला मामला हो गया हमारे साथ, वो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन बहरहाल चलें, ठीक है, आपका ये नुक्ता नजर है। ये मैं विद ऑल ऑनेस्टी कह रहा हूँ कि ये तय हुआ था, उन्होंने कहा जी मुझे आपसे इतना ही चाहिए। अच्छा। बुजुर्ग साहब, मेरे बुजुर्ग, मतलब बुजुर्ग तो नहीं चले, बहुत एहतराम वाले जगह पे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ कि अगर इससे एक लफ्ज इधर पे उधर पे हो, उन्होंने कहा जी मुझे तो आपसे इतना ही चाहिए, ठीक है, क्या हमारे जलसे में जाएं और यहाँ से मुझे फैसिलिटेट करें और फिर मैं आगे प्रोग्राम, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं 1-8 दिन के बाद इसको कॉल ऑफ कर दूं, लेकिन वो लंबा होता गया। चले जी सर, उसके बाद तुम्हें मालूम है क्या हुआ, ये मुझे थोड़ा बताइए कि भी आगे हम देखते हैं कि कुछ अरसे में के बाद मरियम नवाज साहिबा थोड़ी ट्वीट्स करती हैं, फिर वो 2-3 हफ्ते के लिए खामोश हो जाती हैं। आखिरी ट्वीट उनकी जुलाई
12 की थी, 12 जुलाई। उससे पहले उनकी जो ट्वीट्स थी वो जुलाई 3 की थी। सो ये कोई एक पार्टी पॉलिसी है कि मरीम साहिबा बहुत कम ट्वीट करेंगी, सिर्फ कुछ इश्यूज पे ट्वीट कर सकती हैं, कुछ मामलात पे नहीं बोलेंगी। इससे पहले तो वो बहुत एक्टिव थी, मुकम्मल खामोशी भी नहीं है लेकिन बड़ी स्ट्रेटेजिकली वो बोलती भी है। ये क्या पॉलिसी है पार्टी की इस वक्त? बड़ा फिर बताना चाहता हूँ, क्लियर चीजें करना चाहता हूँ कि हम सारे लोग जिस तरह अभी हुआ है हमारे साथ 2 साल, स्पेशली पीएमएलएन के साथ, ऐसा बंदा जिसको उन्होंने दीवार के साथ नहीं लगाया हुआ, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन अब हमने फैसला किया है कि एपीसी जब होगी इंशाल्लाह, शहबाज साहब की तबीयत ठीक होती है तो जब होगी तो हम एपीसी करना चाहते हैं मीनिंगफुल। मैं आपको बताऊं, इस तरह नहीं कि एपीसी हुई, पहले मैसेज किया और लोगों ने देखा कि यार ये तो बड़ा था कि एपीसी होगी, पता नहीं कुछ होगा। अच्छा। लेकिन होगी तो एक मीनिंगफुल होगी, पर्पफुल होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। और उसमें जो एपीसी में मरियम साहिबा की क्या शमूलियत मुमकिन है? वो आ सकती हैं क्योंकि पिछली दफा वो मौजूद थी, तो वो होंगी या शहबाज शरीफ साहब होंगे? उनकी तबीयत खुद ठीक नहीं है, ये आगे तो नहीं हो जाएगी? ये कोई और टीयर की क़यादत तो नहीं चली जाएगी? ये नहीं, मैं आपको बताऊं, एपीसी होगी, शहबाज साहब कोशिश है 99% वही होंगे। और जब भी ये पर होगी तो मैं उसमें मरियम भी, फिर उस जो फैसले होंगे, फिर अगर मूवमेंट आपने चलानी है तो फिर सारे हम होंगे। अच्छा। फिर उसमें आप निकलेंगे और इंशाल्लाह कोरोना अल्लाह ताला खैर करे उस वक्त तक शायद कम हो जाए। अगर ना भी हो तब पाकिस्तान को तबाह होते तो नहीं देख सकता ना बंदा। अब पाकिस्तान जो जिस तरह की हालत हुई है, आप बताएं कि पेट्रोलियम में क्या हो रहा है। अच्छा। वो इन्होंने 300 अरब की दिहाड़ी। अब वो जो पोस्टल सर्विस का बड़ा चर्चा करते थे कि जी हमने ये कर दिया है, वो जो मुराद सही का 118 अरब का इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का। अच्छा। शोबा, दवाइयों का शोबा है, पेट्रोल। सर आप पब्लिक अकाउंट कमेटी के सरबराह हैं, सर आप करें, उठाएं ये मामलात, मतलब हशर नशर कर दें इनका, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इनको बुला के असेंबली के अंदर। मैंने सारे इशू नोट कराए हैं अपने को। मैंने कहा कि ये 4-5 इशू हैं, वीट का है, चीनी का है। ये एक तो इन्होंने जब ये चीजें हुई है ना, उस वक्त कोरोना की वजह से इन्होंने असेंबली सील कर दी और कहा कि कोई किसी कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकती। अच्छा। अब हुआ है तो अब हमारे पास इतना पाइल अप इशू हुए हैं कि एक इशू को लेके बैठे तो 8-8 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। तो अब शुरू किया है, पहले हमारे पास एफपीआर का आया था। अच्छा। कोई बिल का था, रिफंड का फ्रॉड के 5 मरले के मकान में रहता है मुल्तान में, और इन्होंने 6 अरब रुपया दे दिया रिफंड। ठीक है सर, ये तो सारे मामले मतलब आपके अभी शुरू होगा जब तमाम असेंबली के कारोबार काम शाम, तो फिर उसमें आप उठा सकते हैं। आखिरी सवाल ये पंजाब के अंदर ये क्या हो रहा है? आप लोगों के एमपीए जो जाके मिल रहे हैं बुजदार साहब से, वो कहते हैं कि अब काम शाम और जाहिर सी बात है राब्ता तो रहता है, इसमें कोई ये तो नहीं है। ये 6 वो शख्स हैं जो 1.5 साल पहले बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर को मिले थे। अच्छा। बार साहब को मिलते हैं और साथ बार आगे कहते हैं पीएमएलएन के हैं। आज भी कल आपका बोल पे एक इंटरव्यू था एक एमपीए का, आपने देखा, राजस्थान में भी है, सुर्खी है कि मैं पीएमएलएन में हूँ, पीएमएलएन में हूँ, पीएमएलएन में हूँ। अच्छा। मेरे इसलिए मैं बताने जाता हूँ और मैं चीफ मिनिस्टर को बताता हूँ और वो तावन करते हैं। लेकिन उनसे पूछा, आप देखे ना, वो आज बोल का निकाल के देख ले, उन्होंने कहा। जी सर, मैंने देखा। वोट भी वो अपनी पार्टी के हिसाब से देते हैं क्योंकि दे नहीं सकते ना किसी और इशू पे। लेकिन वैसे चूंकि पंजाब के अंदर वो कोई खिचड़ी सी पक रही थी, मैंने कहा कोई आपके लिए तशवीश की बात तो नहीं है ना, क्योंकि ये नई मुस्लिम लीग और ये तमाम अफवाहें, ये तमाम जो बातचीत है, ये आप भी सुन रहे होंगे वहां बैठ के। नहीं, कोई बंदा भी पीएमएल का नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ना इनकी अक्सरियत तमाम तर हरकों के बावजूद नेशनल असेंबली में अक्सरियत है और अलायंस के साथ इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, ना पंजाब असेंबली। पंजाब असेंबली में तो अक्सरियत हमारी थी। हमने में इनकी वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी थी, हमने इनको दे दी गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक के नाम्स होते हैं। हम इधर बनाने की कोशिश करने की सोचा तो वो जो इंडिपेंडेंट थे 30 बंदे, वो कहीं गायब हो गए। किसने गायब किया आपको पता है? गायब हो गए। ठीक है। हमने किया, उन्होंने कहा जी वो तो कोई आया था ले गया साथ उनको। तो
छोड़े इन बातों को, आपको पता चलो है। सर छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये हमने सवाल पूछे। पीएमएलएन चाहती क्या है भाई, क्लैरिटी से राना तनवीर साहब ने बता दिया है, फ्रेश इलेक्शंस, इससे कम हम वो कुछ नहीं चाहते उनकी जमात। अब ये अचीव कैसे करेंगे, पीपल्स पार्टी क्या इनके साथ इस सेम पेज पे होगी, ये जो है अभी देखेंगे। बहरहाल मुस्तकबिल का मंजरनामा। ब्रेक पर जाएंगे, वापस जाएंगे, फिर आएंगे तो बात करेंगे 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। कोरोना के बाद जो पोलियो कैंपेन पाकिस्तान की कुछ वक्ती तौर पे मुअत्तल हुई थी, वो दोबारा शुरू होने जा रही है। ये एक अच्छी हौसला अफजा खबर है। 20 जुलाई से पाकिस्तान पोलियो मुहिम का अपनी दोबारा बाकायदा से आगाज कर रहा है और इस बार हमारी गुजारिश है आपसे कि 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर अपने बच्चों को जरूर पिलाइए। पहले मरहले में फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान, कराची और कोयटा के कुछ इलाके में 3 रोजा मुहिम के दौरान तकरीबन 8 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से मार्च से पोलियो मुहिम मुलतवी थी, लेकिन अब पोलियो वर्कर्स कोरोना के SOPs के मुताबिक इस मुहिम में हिस्सा लेंगे और ये अच्छी बात है, हौसला अफजा बात है। ये जो रुका हुआ था मामला, जाहिर सी बात है, इससे बच्चों की हेल्थ मुतासिर हो रही थी। कोविड है, कोविड की हमारे पास अभी तक वैक्सीन नहीं है और दुनिया इतनी परेशान है, लेकिन खुशकिस्मत है हम कि पोलियो की वैक्सीन है। दुनिया भर में इसका खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान उन ममालिक में है जहां पे अभी तक पोलियो जिसे सारी दुनिया पीछा छुड़ा चुकी है वो है, और इस वैक्सीन से अगर हम इसको बड़े रिलीजियसली अपने बच्चों को पिलाएं तो उसका भी खात्मा हो सकता है। जिस चीज की वैक्सीन है, खुदा के वास्ते उस वैक्सीन को अपने बच्चों को जरूर पिलाइए। कोविड के साथ साथ अगर कोविड को वक्त लगेगा वैक्सीन आने में, पोलियो जो है उसकी वैक्सीन का जो नुमाइंदा है वो घर पे चल के आपके आता है। सिर्फ तकलीफ ये करनी है कि अपने बच्चों को वो कतरे पिलाने हैं। तो सिर्फ 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, अपनी नई नस्ल की खातिर, अपनी औलाद की खातिर और एक हेल्दी पाकिस्तान की खातिर हमें जरूर इस पोलियो कैंपेन में हिस्सा बनना है। जितने भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, प्लीज अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। जो सर्वे है उसके मुताबिक जो सुपर हाई रिस्क इलाके उनमें पेशावर है, कराची है, कोयटा है, किला अब्दुल्ला है, पशीन है। पंजाब से अब तक 4 केस रिपोर्ट हुए हैं। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, यही है हमारा पैगाम, ARY न्यूज का पैगाम। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।